गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल फुल सुंदर एजुटेक पर, जहां पर आपको मिलता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट और बहुत ही अच्छी तरह से जो आपको समझ में आता है। तो बच्चों, इस चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्लास 12th और क्लास 11th दोनों के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस के लेसन्स इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हर वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, समझें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर लेसन की पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके और आप पीडीएफ को खोलकर आप लेसन भी पढ़ सकते हैं अगर आपको बुक्स नहीं मिली है तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है। दो बुक्स इस साल हमारे कोर्स में है। पहली बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति का इस बुक का पहला लेसन हम पढ़ रहे थे और अभी तक इस शीत युद्ध के दौर वाला जो फर्स्ट लेसन है इसमें हमने इसका परिचय, शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ, किन किन के बीच हुआ, क्या था शीत युद्ध, क्या था और इसका जो कारण था शीत युद्ध का, क्यूबा का मिसाइल संकट, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इससे आगे का जो टॉपिक है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। शीत युद्ध के कारण जो विश्व की जो दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत रूस, इन दोनों महाशक्तियों में अपने अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने को लेकर एक होड़ मची हुई थी, एक कंपटीशन था इनके। दोनों अपना प्रभाव जो है वो बढ़ाना चाहते थे और पूरे विश्व के देशों पर अपने प्रभाव को स्पष्ट करना चाहते थे। तो अब इन दोनों की लड़ाई में पूरी जो दुनिया है, वो पूरी दुनिया, पूरा विश्व स्पष्ट रूप से दो भागों में, दो गुटों में बट गया। अब समस्या ये आई कि ऐसी स्थिति में विश्व के प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक मुल्क के लिए ये समस्या थी कि वो किसका साथ दे। यानी अब उन देशों के लिए एक रास्ता तो ये था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़े और दूसरी महाशक्ति तथा उसके जो गुटीय देश थे उनके प्रभाव से वो बचा रह सके। एक तरीका तो ये था। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा ला। यानी ये जो छोटे छोटे देश थे, ये इन महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़े? इनके भी अपने अपने स्वार्थ थे, क्योंकि इनको अपनी सुरक्षा का वायदा मिलता था। हथियारों की सप्लाई, आर्थिक मदद, हथियारों की मदद, ये सारी चीजें इनको महाशक्तियों से प्राप्त होती थी। इसलिए ये छोटे देश इन महाशक्तियों के साथ जुड़ना चाहते थे। इन देशों के की अपनी पड़ोसी देशों से होड़ थी। ये छोटे छोटे जो देश थे, इनके पड़ोसी देशों के साथ भी इनकी लड़ाइयां थी या इनकी जो कंपटीशन थे, होड़ थे, और वो महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बढ़ जाने का खतरा अब ये पैदा हो गया। यानी दोनों, अमेरिका और सोवियत रूस जो है, इन दोनों महाशक्तियों के कारण पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आने लगी। और ये विभाजन सबसे पहले कहाँ दिखा? यूरोप में शुरू हुआ। पश्चिमी यूरोप के जो अधिकतर देश थे, उन देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। यानी यूरोप के जितने भी देश थे, वो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका के साथ और पूर्वी यूरोप के देश जो है वो सोवियत खेमे के साथ, सोवियत रूस के साथ हो गए। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। यानी जो पश्चिमी संगठन था अमेरिका के साथ वाला, उन्होंने एक संगठन के रूप में अपने आप को बनाया और अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, इसका जो शॉर्ट रूप है, वो नाटो की स्थापना इन्होंने की। नाटो नामक संगठन इन्होंने बनाया। कब बनाया? अप्रैल 1949 में, जिसमें 12 देश शामिल थे। अब इस संगठन ने यह घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है, यानी ये जो 12 देश नाटो में जो शामिल थे, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जो बाकी देश थे, इन देशों में से किसी पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। यानी एक पर हमला होता है तो सभी पर हमला मानेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की क्या करेगा? मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी, अब इधर ये नाटो बन गया पश्चिमी संगठन,
पूर्वी में क्या हुआ, पूर्वी संगठन जो सोवियत रूस वाला था, इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। यानी सोवियत संघ और उसके जो सहायक देश थे, उसके साथ देने वाले, उन्होंने वार्सा के नाम से संगठन बना लिया, संधि कर ली। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की और इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में हुई। और इसका मुख्य काम क्या था, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। यानी नाटो में जितने भी देश शामिल थे अमेरिका के साथ, उन देशों का मुकाबला करना, उनसे डरना नहीं, उनका किसी भी स्थिति में, हर परिस्थिति में उनका मुकाबला करना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। एक बार अपन इस नक्शे को देखते हैं, पूरी दुनिया का जो ये नक्शा है, इसको हम देखते हैं कि ये नक्शा देखिए, पूरी दुनिया किस तरह से दो खेमों में बटी हुई नजर आती है। इस नक्शे को आप देखिए ध्यान से। ये जो येलो कलर में जो नजर आ रहा है, ये पूरा पश्चिमी संगठन, यानी पश्चिमी जो देश हैं वो अमेरिका के साथ हैं। ये नाटो के सदस्य देश हैं, ये येलो कलर में। ये ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, नॉर्वे, अमेरिका, नीदरलैंड, आयरलैंड, इटली, ये सब। ये इधर जो रेड कलर में है, ये वार्सा पैक्ट के ये सदस्य हैं। ये सोवियत संघ का ये ग्रुप है। ये शीत युद्ध के दौरान यूरोप दो प्रतिद्वंदी गठबंधनों में बट गया था। ये मानचित्र इस तथ्य को दिखाता है। इसके नीचे भी अगर हम देखते हैं तो ये देखिए आप, ये अमेरिका और ये यानी ये येलो, ये अमेरिका के साइड में और ये सोवियत संघ के साइड में। तो इस तरह से पूरी दुनिया जो है वो 3 भागों में बट गई थी। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। ये जो येलो है ये पहली दुनिया, ये रेड जो है ये दूसरी दुनिया, और ये जो ग्रीन पार्ट है जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, ये तीसरी दुनिया के नाम से हो गया। यानी ये वो देश थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, न अमेरिका के गुट में, न सोवियत रूस के गुट में। यानी ये कुछ देश ऐसे थे जो गुट निरपेक्ष देश थे। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक में। तो इन देशों ने किसी भी गुट के साथ अपने को शामिल नहीं किया और ये अलग ही रहे, इसलिए ये तीसरी दुनिया के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था, जैसा कि ऊपर बताया गया है। महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा कहाँ था, यूरोप बना था। यूरोप में इनका सबसे मुख्य अखाड़ा। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल भी किया, यानी ताकत से भी उनको अपने में शामिल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। यानी पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने दखलंदाजी करके और उन देशों को अपने गुट में शामिल किया। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा जो है वो सोवियत संघ के दबदबे में रहे। यानी ये जताने के लिए कि जो यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरा का पूरा किसके दबदबे में है, सोवियत संघ के दबदबे में है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। अब जो बचा हुआ था पार्ट, पूर्वी हिस्सा और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, एशिया का जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सा था और पश्चिमी एशिया का पार्ट जो था, उसमें अमेरिका ने उनके साथ गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन सीएटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। यानी सीएटो और सेंटो नामक 2 गठबंधन बनाकर इन जो क्षेत्र के जो देश थे उनको अपने में शामिल करने का इसने प्रयास किया। इसके जवाब में अब देखिए, इधर अमेरिका ने ये गठबंधन बनाए और इन देशों को अपने में शामिल करने का प्रयास किया, तो इधर क्या किया, इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। तो सोवियत संघ ने किसके साथ हाथ बढ़ाया, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक, इन देशों को अपने साथ शामिल किया। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने 2 गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया। यानी 2 गुट स्पष्ट रूप से नजर आने लगे अब। और ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए, यानी ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से जो मुक्त होने वाले जो नए देश थे, जिसमें भारत भी था, भारत, पाकिस्तान, ये जो देश थे, इन देशों को ये चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो न दे। यानी एक तरफ तो आज़ादी मिले और पता चले कि हाथों हाथ ही खो भी दिया इन्होंने, तो खो न बैठे, गठबंधन में भेद पैदा हुए। एक तरफ तो इनको ये डर था। अच्छा, दूसरी तरफ जो गठबंधन थे उनमें भी क्या हुए, अब उनमें भी डिफरेंसेस पैदा होने लगे और बड़ी जल्दी उनमें दरार
सामने आने लगी, यानी ये जो गठबंधन के जो देश थे उनमें भी आपस में फ्रैक्शंस होने लगे। चलिए इसी के साथ आप ये भी देखते रहें कि निम्नलिखित तालिका में तीन तीन देशों के नाम उनके गुटों को ध्यान में रखकर आपको लिखना है। ये काम भी आप करते रहें, यानी पूंजीवादी गुट में कौन तीन देशों के नाम लिखने हैं, साम्यवादी गुट में कौन शामिल थे वो लिखने हैं, और गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन तीन देशों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये जो गठबंधन थे, गठबंधन के जो देश थे, इनमें भी आपस में कुछ मनमुटाव होने लगा, फ्रैक्शंस होने लगे। तो इधर साम्यवादी जो चीन था, साम्यवादी चीन के भी 1950 के दशक के उत्तरार्ध में, यानी 1950 का दशक का मतलब हो गया 1940 से 1950 के बीच, और उसमें भी उत्तरार्ध में का मतलब हो गया 1945 से 50 के बीच में। तो 1945 से 50 के बीच में साम्यवादी चीन के भी सोवियत संघ से अनबन हो गई, यानी चीन जो था वो भी साम्यवादी व्यवस्था का पक्षधर था और सोवियत संघ भी साम्यवादी व्यवस्था का पक्षधर था, इसलिए ये दोनों एक साथ थे। तो इधर चीन और सोवियत संघ में भी अनबन हो गई। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर एक छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है, यानी इसी दौर में जब ये शीत युद्ध का दौर चल रहा था, साम्यवादी खेमा अलग, पूंजीवादी खेमा अलग, अमेरिका के नेतृत्व में, साम्यवादी खेमा इधर सोवियत संघ के नेतृत्व में, तो इसी दौर में एक महत्वपूर्ण घटना और हुई, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास। अब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है ये हम आगे पढ़े। यानी इन देशों ने जो उस समय स्वतंत्र हुए थे ब्रिटेन या फ्रांस के आधिपत्य से, उन देशों ने एक अलग गुट बनाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें जो प्रारंभिक 3 सदस्य देश थे उसमें से भारत भी एक था। तो इन्होंने अपना एक अलग गुट बनाने का निश्चय किया, अलग गुट नहीं, इन दोनों गुटों से अलग रहने का निश्चय किया। तो इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 ध्रुवीय विश्व की जो गुटबाजी थी उनसे अलग रहने का मौका दिया, यानी जो विश्व में जो 2 गुटों की जो व्यवस्था चल रही थी उनमें किसी में भी शामिल नहीं होकर इन्होंने अलग रहने का इनको एक मौका मिला। अच्छा, आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को, जो इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत रूस, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां थी कि इनके पास इतने परमाणु हथियार, इतनी इनके पास सेना थी और इतनी ताकतवर सेना थी, तो फिर इनको गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार इनको गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये तो अपने आप में ही बहुत ताकतवर थे, इनके पास इतने परमाणु हथियार थे, इतनी सेनाएं थी कि वो इनके साथ वाले जो गुट वाले जो देश थे वो अगर एक साथ मिलकर भी, संयुक्त रूप से भी अगर इनका मुकाबला करे, इनसे लड़ाई करे, साझी शक्ति के रूप में भी मुकाबला करे, तब भी ये कहीं नहीं अड़ते थी, ये साझी शक्तियां इन महाशक्तियों के सामने। तो फिर इनको आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आइए अब इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें ये समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। यानी ये जो छोटे छोटे देश थे, इनकी जरूरत क्यों थी इन महाशक्तियों को? तो देखिए, इनमें कुछ कारण ऐसे हैं। पहला है महत्वपूर्ण संसाधन, यानी महाशक्तियों को इन छोटे छोटे देशों से महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त होते थे, जैसे तेल, खनिज आदि चीजें। दूसरा इनका कारण था भू क्षेत्र, यानी यहाँ इन छोटे छोटे देशों से ये महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकती थी, और दूसरी जो इनकी प्रतिद्वंदी जो महाशक्ति है उस पर वो नजर रख सकती थी। तीसरा है सैनिक ठिकाने, जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सके। सोवियत संघ जो है वो अमेरिका की जासूसी कर सकता था और अमेरिका सोवियत रूस की जासूसी कर सकता था। इन देशों में अपने जासूसी केंद्र बनाकर, ठिकाने बनाकर, सैनिक ठिकाने बनाकर। आर्थिक मदद, चौथा कारण था इनका आर्थिक मदद, कि जो छोटे छोटे देश इन गठबंधनों में शामिल हो रहे थे वो युद्ध होने की स्थिति में युद्ध का खर्च भी वो वहन करने में इनके लिए मददगार साबित हो सकते थे। तो इन सब कारणों से महत्वपूर्ण संसाधन, भू क्षेत्र, सैनिक ठिकाने, आर्थिक मदद, इन सब कारणों से इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी छोटे छोटे देशों की आवश्यकता पड़ी, और इसीलिए इन्होंने इन छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर अपने गठबंधन बनाए। तो आप इनको याद रखिए कि क्यों बड़ी बड़ी महाशक्तियों को इन छोटे देशों की आवश्यकता पड़ी, क्यों इनको गठबंधन की आवश्यकता पड़ी। तो ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे, यानी उनकी आवश्यकता थी। अच्छा, दूसरा कारण और निकल कर आता है
विचारधारा के कारण भी, यानी जो इनकी विचारधारा थी, सोवियत रूस की विचारधारा साम्यवादी व्यवस्था की विचारधारा थी, जबकि अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी। तो विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। यानी जिस गुट में जितने ज्यादा देश शामिल हो रहे थे, तो इसका मतलब ये होता था कि ये विचारधारा ज्यादा पॉपुलर है, ये विचारधारा ज्यादा अच्छी है, तो उसका भी होता था। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी, यानी वे जो महाशक्तियां थी वो ये सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। यानी ये जो व्यवस्था है लोकतंत्र और पूंजीवाद की, ये समाजवाद और साम्यवाद से ज्यादा अच्छी है, या समाजवाद और साम्यवाद वाली जो व्यवस्था है वो उदारवादी और लोकतंत्र और पूंजीवाद से ज्यादा अच्छी है। अब देखिए, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद, इसका समर्थक तो कौन था? अमेरिका वाला गुट, पश्चिमी जो गुट था वो इसका समर्थक था, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का। अब सोवियत रूस जो है वो किसका समर्थक था? समाजवाद और साम्यवाद का पक्षधर था। तो दोनों में जिस गुट के साथ जितने ज्यादा देश शामिल हो रहे थे, इससे वो ये समझ सकते थे कि कौन सी व्यवस्था ज्यादा बेटर है। तो इसलिए भी, तो ये विचारधारा के कारण भी इनको गठबंधन बनाना पड़ा और छोटे छोटे देशों को अपने गठबंधनों में शामिल करना जरूरी था। तो ये तो हो गया कि इनके गठबंधन बनाने के कारण क्या कारण थे। अब बात करते हैं हम शीत युद्ध के दायरे, यानी ये जो शीत युद्ध इन दोनों महाशक्तियों के बीच में जो चल रहा था, वैचारिक युद्ध, इसके क्या दायरे थे, कहां कहां तक इसका दायरा फैला हुआ था। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की, कि शीत युद्ध की जो शुरुआत वो किससे मानी जाती है? क्यूबा के मिसाइल संकट से। वह इनमें से एक था। ऐसे कई कारण थे, तो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था? एक कारण था उसमें से। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई, यानी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान कोई युद्ध नहीं हुए, बहुत युद्ध हुए, छोटे छोटे युद्ध हुए, खूनी लड़ाइयां भी हुई। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। यह सबसे बड़ी राहत की बात थी कि दोनों महाशक्तियों में तनातनी रही, दोनों में वैचारिक भिन्नता रही, वैचारिक लड़ाई रही, और इन जो दोनों महाशक्तियों के जो पक्षधर जो छोटे छोटे देश थे उनके साथ मिलकर इन्होंने युद्ध भी लड़े, छोटे छोटे लड़ाइयां भी हुई इनके, लेकिन फिर भी ये तीसरे विश्व युद्ध के रूप में ये कन्वर्ट नहीं हो पाया दोनों महाशक्तियां। अब ये देखिए, कुछ ऐसी जो मैटर थे जिनमें दोनों महाशक्तियां जो है वो बिल्कुल आमने सामने आ गई थी। जैसे कोरिया का मैटर था, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया का, ये 1950 से 53 के बीच की। बर्लिन का जो मैटर था 1958-62 के, और कांगो का 1960 के दशक की शुरुआत में। तो ये कुछ ऐसे मैटर थे, कई अन्य जगहों पर भी सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। कौन? ये दोनों महाशक्तियां, अमेरिका और रूस। अब संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए। यानी अगर हम इसके दायरे की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां पर ये दोनों जो महाशक्तियां हैं वो इनके बीच में कई ऐसे अवसर आए, युद्ध भी हुए और होने की संभावना भी बनी रही, युद्ध होने की भी, लेकिन वो बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। ये सबसे बड़ी संतोष की बात रही। और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया, यानी इनके बीच में वैमनस्य तो था अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में, लेकिन वो विश्वव्यापी वैमनस्य नहीं हो पाया और विश्व जो है वो तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया, यानी दोनों के बीच में जो संवाद होना था, राजनयिक जो मैटर्स पे बातचीत होती रहती है वो नहीं हो पाई, और इससे दोनों के बीच में क्या हुआ? गलतफहमियां भी बढ़ी। लेकिन ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने भी कारगर भूमिका निभाई। यानी दोनों के बीच में युद्धों को टालने के लिए ऐसे कई मौके आए
जब इन दोनों महाशक्तियों के गुटों के अलावा दूसरे देशों ने इनके बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। हम बात कर रहे थे तीसरी दुनिया की। अगर हम नक्शे पर चलते हैं तो हम तीसरी दुनिया की जो बात कर रहे थे, वो तीसरी दुनिया के वही देश हैं जिन्होंने इनके बीच में मध्यस्थता निभाई। ये जो ग्रीन पार्ट है जिसमें भारत भी उसका एक हिस्सा है, तो इन्होंने इनके बीच में मध्यस्थता निभाई। तो ये जो बाहर के जो सदस्य देश थे जिन्होंने इनके मध्यस्थता की भूमिका निभाई, उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे उन्होंने इनों के बीच में भूमिका निभाई। अब उनमें जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, वो भी एक इसमें प्रमुख नेता थे। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया का जो विवाद हुआ उसको निपटाने में जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे उन्होंने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। और अंततः ये बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने ये चीज अच्छी तरह से समझ ली थी कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था कि दोनों महाशक्तियों ने संयम रखा और संयम के कारण ही पूरा विश्व जो है वो विश्व युद्ध के खतरे से बचा रहा। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में, यानी प्रतिद्वंदिता तो वो की वही बनी रही, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति शंका बनी रही, शंका का माहौल बना रहा और इसी शंका के कारण दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी भी करते रहे कि पता नहीं कब युद्ध हो जाए। युद्ध हथियारों का जखीरे भी ये बढ़ाते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए ये जरूरी मानते थे कि भाई युद्ध से अगर बचे रहना है तो अपने पास हथियार होने बहुत जरूरी है। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है कभी भी। हम कितना भी संयम रखें लेकिन फिर भी कभी न कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसके कारण युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता है कि भाई इसके पास तो कम है तो इसको निपटा दो, या इसके पास परमाणु हथियार नहीं है तो इसको अपन अपने उसमें ले लें। तो ऐसा गलत अनुमान लगाकर वो कुछ भी हो सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे कि एक दूसरे की मंशा भले ही ठीक है लेकिन सामने वाला अगर गलत समझ ले तब भी गड़बड़ हो सकती थी। इसके अतिरिक्त सवाल ये भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए, गलती से चल जाए, या कोई सैनिक जो है वो शरारत करने के हिसाब से भी अगर कोई परमाणु हथियार चला दे, कोई ऐसी परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। तो सामने वाला तो क्या मानेगा, जो पीड़ित है, जिसके ऊपर परमाणु हथियार चला, ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि ये शत्रु का षड्यंत्र नहीं है अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई है, बल्कि ये तो क्या है, महज एक दुर्घटना है। कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। और क्या होगा कि दोनों परमाणु युद्ध में संलिप्त हो जाएंगे और पूरा देश जो है वो तीसरे विश्व युद्ध में लिप्त हो जाएगा। अब साथ के साथ ही हम इन चीजों पर भी आप ध्यान दे लीजिए कि शीत युद्ध का घटनाक्रम शुरू से लेकर एंड तक कैसे कैसे चला। 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत आया कि वो साम्यवादी व्यवस्था को रोकना चाहते थे, पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1947 में ये सिद्धांत दिया। 1947 से 52 के बीच में क्या हुआ? मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता से वो लागू हुआ। 48-49 में 48-49 में क्या हुआ? सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका और उसके साथी देश जो थे वो पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को आपूर्ति भेज रहे थे और उस आपूर्ति को सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया, उसकी घेराबंदी करके। तो ये घटना 1950 से 53 के बीच में कोरियाई युद्ध हुआ। तो देखिए आगे धीरे धीरे कैसे ही आगे शीत युद्ध बढ़ता गया और कैसे समाप्त हुआ, पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। 1954 में क्या हुआ? वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार हुई। जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन, सिएटो का गठन हुआ।
तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1954 से 75 के बीच में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप चलता रहा। 55 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया, सेंटो और सिएटो ये जो संगठन बने। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 61 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ बिग्स आक्रमण। 61 में ही बर्लिन की दीवार खड़ी की गई और 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ। 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 68 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति, अब देखिए यहाँ भी अमेरिका जो है वो चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता, आगे देखेंगे हम इसको एक कार्टून के रूप में। 1978 से 1979 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 79 से 89 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की। और 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। यानी सोवियत संघ जो पूरा एक संगठन बना हुआ था, सोवियत संघ था, उसका विघटन हो गया, वो अलग अलग देशों में बिखर गया। यानी अब ये सोवियत संघ, सोवियत रूस नहीं रहकर केवल रूस रह। तो उसके साथ ही क्योंकि एक महाशक्ति खत्म हो गई और जब एक ही महाशक्ति रह गई अमेरिका, तो फिर शीत युद्ध की परिस्थितियां भी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये शीत युद्ध प्रारंभ से लेकर अंत तक की सारी घटनाओं को हमने यहाँ पर देखा है। और अब हम बात करते हैं, देखिए इन कार्टूनों पर भी आप नजर डाल लें। आप ये दोनों कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाए। इनमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को चित्रित किया गया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने, ये सोवियत रूस है, ये अमेरिका है और ये चीन है। तो ये देखिए आप, इसके पास बैठा है लेकिन फिर भी इसको अंधेरे में रखकर ये पीछे से हाथ मिला रहा है चीन के साथ, अमेरिका चीन के साथ हाथ मिला रहा है। तो पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने किसके, चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गांठी। इस कार्टून में दिखाए गए किरदारों के बारे में और जानकारी आपको जुटानी है। दूसरे कार्टून में वियतनाम में अमेरिकी दुस्साहस को चित्रित किया गया है, तो ये आप जानकारी भी जुटाएं। ये देखिए आप, ये उस समय के अखबार में ये कार्टून छपा था। इसका टाइटल था राजनीतिक बसंत और चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ। ये चीन और चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ। ये जो दूसरा कार्टून है, एक नज़र इधर भी, ये भी कार्टून अखबार में छपा था। एक नज़र इधर भी, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मसले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। यानी ये देखिए आप, वियतनाम को ये अमेरिका हड़पना चाहता था। वियतनाम संकट काफ़ी दिनों तक वहाँ उसका हस्तक्षेप रहा, ये उसको हड़पना चाहता था। लेकिन जैसे ही ये खाने की कोशिश करता है, इसको ये एक क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो इसको खाने के रूप में इसको दिखाया गया है। तो जैसे ही खाने की कोशिश करते हैं, ये इसका गले और नाक को पकड़ लेता है। यानी ये न खाते बनता है, न निगलते बनता है, न उगलते बनता है। वो वाली स्थिति के रूप को कार्टून के रूप में दिखाया गया है। तो इस कारण से मतलब दोनों जो महाशक्तियाँ थी वो हथियार भी बढ़ाना चाहती थी लेकिन विश्व युद्ध भी नहीं चाहती थी। और मान लो किसी गलती से अगर ऐसा हो जाता है तो कौन उसको मानेगा। तो इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। यानी अब इनको, दोनों महाशक्तियों को ये सद्बुद्धि आई कि हमें अब हमारे परमाणु हथियार जो हैं या अन्य जो हथियार हैं इनको सीमित करने में ध्यान देना चाहिए। यानी हमें कुछ ऐसे संधियां, समझौते करने चाहिए जो कि इन परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए हों। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा, यानी अब हथियारों पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। यानी उनको बढ़ाने के बजाय उन पर रोक लगाई जाए। अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने, यानी एक दशक के भीतर लगभग 10 वर्षों की अवधि में ही दोनों बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने 3 अहम समझौतों पर दस्तखत किए। कौन कौन सी संधियां थी वो? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए। यानी हथियारों पर रोक लगाने के लिए इन्होंने कई वार्ताओं के दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक इन्होंने संधियां भी की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार शीत युद्ध के दौर में दोनों महाशक्तियों के बीच में कई ऐसे विवादों के
क्षण आए, कई स्थानों पर छोट-मोट लड़ाइयाँ हुई, आपस में एक दूसरे के आमने-सामने भी हो गई ये, लेकिन फिर भी इन्होंने संयम बरता और संयम रखते हुए पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से इन्होंने बचाए रखा। और अंत में इनके दिमाग में ये भी समझ आ गई कि ये हथियारों की होड़ किसी न किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, चाहे वो गलती से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को सामने वाला नहीं समझ पाएगा। और इसलिए अंत में इनके दिमाग में ये चीज़ समझ में आई कि क्यों नहीं इन हथियारों पर नियंत्रण किया जाए, और अस्त्र नियंत्रण के द्वारा इन्होंने कई संधियां की। और अगले जो वीडियो है, अगला वीडियो, उसमें हम इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। दो ध्रुवीयता को चुनौती, यानी जो पूरा विश्व दो ध्रुवों में बंट चुका था, दो गुटों में, उसको चुनौती किसने दी? तीसरे गुट ने, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन कहलाता है। गुट निरपेक्षता वाला जो गुट था, जो किसी गुट में शामिल नहीं थे, उन्होंने चुनौती दी। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम आगे पूरे विस्तार से जानेंगे। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ इसी चैनल पर, आगे का कंटेंट पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय।